बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हमारा और आपका राब्ता जो है वो मुनक़ते ना हो और हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल और हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे भी कहूँगा कि आप इसको जारी रखें व्यूइंग को, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको ये ख़बर पहुँचेगी उतना ही बेहतर है। आज मैं बात करना चाह रहा था कि एक नहायत ही खुशी की बात यह है कि आज ही पंजशेर के अंदर जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो इस हद तक कामयाब हो गए हैं कि दोनों फ़रीक़ैन ने तकरीबन 3000 तालिबान के ट्रुप्स काबुल से पंजशेर पहुँचे थे और पंजशेर का मुहासरा लिया हुआ था और अंदर भी लड़ाई के लिए तैयार बैठे हुए थे। अहमद शाह मसूद साहब के बरखुरदार हैं, बेटे हैं, बड़े होनहार हैं, और अमरुल्लाह साले जो नायब सदर थे वो लड़ने की तैयारियां कर रहे थे और अमेरिका उनको शय दे रहा था कि किसी न किसी तरीके से कुछ झड़पें शुरू हो जाएं ताकि दुनिया को दिखा सकें कि हमारे जाने के बाद जो है ये नई तस्वीर है अफ़गानिस्तान की। क्योंकि आज भी जो आप देख रहे हैं काबुल के एयरपोर्ट पे उसी तरह लोग जो है 10,000 के करीब लोग जो है वो बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि हमें मुफ्त वीज़े पर एक राइड मिलेगी, और उनको अमेरिका का बहाना करके और एक जगह जाकर अपनी बेस के ऊपर हैंगर के अंदर उनको सबको फेंक दिया और वो वहाँ पर बेचारे बेयार और मददगार वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो सबसे खुशी की बात तो ये है कि एक तो वो मुआहदा हो गया कि हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम ये भी खुशखबरी सुनेंगे कि वो मौजूदा तालिबान की हुकूमत में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। और दूसरी अच्छी बात जो हुई है वो ये कि जो बाइडन को कम से कम इस बात का एहसास हो गया कि हम 31 अगस्त की जो डेडलाइन है उससे पहले पहले हम अपने लोगों को यहाँ से निकाल लेंगे, और इसी तरह बरतानिया और दीगर ममालिक भी है। और अगर 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं तो तालिबान ने कहा है कि मेरा नहीं ख्याल कि वो इस किस्म का कोई इरादा रखते हैं कि आपस में कोई क्लैश हो। मुज़ाकरात जो है वो डेली बेसिस पे हो रहे हैं तालिबान के और अमरीकी सफारतकारों के दरमियान, और इसी तरह बरतानिया और यूरोपियन यूनियन और दीगर जो वहाँ पर मौजूद हैं उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे अंदाज़ के साथ आगे बढ़ेंगे। दूसरी जो अच्छी बात यह है कि और सबसे बड़ी ख़बर कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, तर्जुमान हैं, उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में कल ये कह दिया कि जंग तो हमारी अपनी थी जो हमने लड़ी है माशाअल्लाह और कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन पाकिस्तान जो है हमारा दूसरा घर है। मैं समझता हूँ कि मुझे इस कदर अच्छा लगा ये बात जब उन्होंने की है, और साथ ही उनके ये कहने के अगर आपने किसी ने हिंदुस्तान के टेलीविज़न देखे होंगे तो एक दफ़ा फिर वहाँ सफ़े मातम बिछ गई है, और उनके दानिश्वर और उनके दूसरे लोग जो है वो अब इस बात को तस्लीम करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी, हमारी पॉलिसी जो पाकिस्तान को बदनाम करने की थी, जो अमेरिका और कोलिशन फोर्सेस जो वहाँ थी उनमें और पाकिस्तान में दूरियां लाने के लिए थी। और सबसे बड़ी बात वो अजीत दोवल जो है, जो कि एक हीरो बन रहा था और उसने एक अपनी फ़िल्म भी बनवाई थी और बार बार ये कह रहा था कि ये मर्सनरीज़ हैं, पाकिस्तान में जो लोग हैं हम उनको ख़रीद लेंगे, अगर पाकिस्तान 10 करोड़ देता है तो हम उनको 20 करोड़ दे देंगे। उसके मुंह पे एक सही किस्म की चपत जो है वो लगी है और एक सबक उसको हासिल हुआ है। अब जहाँ हम अफ़गानिस्तान की बात कर रहे हैं वहाँ हमारा भी कुछ इस किस्म का हवाल है कि हमारे टीवी एंकर्स जिस पे मैंने कल भी बात की थी, मैं उनका बड़ा मदाह हूँ और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन वो जानबूझकर इस किस्म की फ़िज़ा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस किस्म के सवालात कर रहे हैं, जिससे कि लगता है कि वो नहीं चाह रहे कि ये मामला जो है इस तरह सेटल हो जाएं, और उनको खुशी नहीं हो रही कि वहाँ पर एक पुरअमन तौर पर बग़ैर गोली चलाए एक पॉलिटिकल और मिलिटरीली एक सरेंडर कर लिया है। और आज एक जो कि कोई ज़िक्र नहीं करेगा इसका, एक जो कमांडर थे अफ़गानिस्तान की फ़ौज के, और जिन्हें बाद में आखिरी दिनों में अशरफ गनी ने काबुल में बुला लिया और स्पेशल फोर्सेस का हेड बनाया,
और उनका एक मज़मून ही कह लें आप कि उन्होंने लिखा है और अपनी रूदात बयान की है, और सारा इल्ज़ाम उसने अमेरिका पे और अशरफ गनी पे लगाया है कि इन लोगों ने हमें बिल्कुल हौसला नहीं दिया, इन लोगों ने शिकस्त मंजूर करके और इस तरह वहाँ से भागे हैं कि काबुल को भी फॉल करना पड़ा। तो ये उसने इंकशाफ किया है। एक और बात जो मैं करना चाह रहा था वो ये कि जब भी हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो हमेशा हमारे कई एंकर्स को मैंने सुना कि एक एक फरसू मतलब कि ऐसी बात करते हैं जो कि एक घड़ी हुई बात है। देखें, जनरल ज़िया-उल-हक शहीद 11 साल जो है इक़्तिदार में रहे मुल्क के अंदर। उनके किरदार को भी सब जानते हैं, उनके करैक्टर को भी सब जानते हैं। उनके एक फ़ौजी हीरो होने को तो पूरे आलम इस्लाम ने तस्लीम नहीं किया, बल्कि सारी दुनिया ने तस्लीम कर लिया था कि इनकी जो स्ट्रेटजी और विज़न और जो डिसीजन था अफ़गानिस्तान में रूस को रोकने का, वो कोई मिलिट्री का जो स्ट्रेटजिस्ट है वही दे सकता है, वरना एक आम जर्नैल वो नहीं दे सकता था। और फिर रशिया ने इस बात का इंकशाफ किया कि एक पाकिस्तानी जर्नैल ने पूरे सोवियत यूनियन की जो जर्नैल थे उनको शिकस्त दे दी और हमें दरियाए आमू के उस पार जाने पे सिर्फ मजबूर ही नहीं किया, बल्कि सोवियत यूनियन को रशिया बना दिया दोबारा, और वो तमाम के तमाम मुल्क जो है वो आज़ाद हो गए। अब हम क्या बात करते हैं उस जंग के दौरान जो 1979 25 दिसंबर को शुरू हुई, इस तरह का अमन था पाकिस्तान के अंदर कि लोगों को पता ही नहीं था इतना बड़ा जहाद हो रहा है, क्योंकि ना अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी, ना अमेरिका के फ़ौजी वहाँ जाने दिया, ना उन्होंने अपने कोई ऐसे फ़ौजी भेजे, ना तो अमेरिका की कोई कैजुअल्टी हुई पूरे जहाद अफ़गानिस्तान के दौरान, ना ही पाकिस्तान की कोई कैजुअल्टी हुई, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो ये एक विज़न थी कि उन्होंने किसी के पैसे से किसी की सरज़मीन पर किसी से वो लड़ाई लड़वा कर और कामयाबी हासिल की और एक सुपर पावर को जो है वो टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब यहाँ पर क्या बात होती, 30 लाख अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान के अंदर आए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पुरअमन तौर पर वो अपने कैंपों के अंदर रहे, खाना पीना रहना सब बेहतरीन था, पढ़ाई स्कूल वहाँ पे खुल गए, सब कुछ हो रहा था। यहाँ तक अमन था कि जहाद अफ़गानिस्तान के दौरान मैंने ख़ुद जाकर लंडी कोतल में हम कढ़ाई खा कर आए, यानी कि वहाँ के जो तिक्के मशहूर हैं और कढ़ाई मशहूर है और खाना मशहूर है, हम वहाँ खा कर आए हैं। किसी को ये मालूम नहीं था कि बॉर्डर के उस पार जो है एक सुपर ताकत के ख़िलाफ़ जहाद जो है वो हो रहा है। इतना अमन था पाकिस्तान के अंदर 11 साल तक, कोई क्लैशनकोव कल्चर नज़र नहीं आया यहाँ पर, कोई ड्रग्स का इतना मामला यहाँ पर नज़र नहीं आया। लेकिन हम जब भी बात करते हैं क्लैशनकोव कल्चर आ गया जनरल ज़िया-उल-हक की वजह से, ड्रग्स आ गई जनरल ज़िया-उल-हक की वजह से। ये तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कहाँ पे क्लैशनकोव चली, कहाँ पर कोई आपस में झगड़ा हुआ, कहाँ पर कोई इस किस्म का फसाद खड़ा हुआ जो कि 88 के बाद, यानी कि जो आने वाले हुक्मरान थे जिन्होंने कंट्रोल नहीं किया, और फिर क्लैशनकोव कल्चर भी यहाँ पर आया और ड्रग्स भी यहाँ पर आई। वो इस वजह से आई कि वहाँ पर जो CIA और दीगर एजेंसी थी वो लड़ाई का पैसा जो था वो ड्रग्स से जो है वो बनाना चाहते थे और ड्रग्स को यहाँ से शिफ्ट करते थे, जिस तरह वियतनाम में भी उन्होंने किया, और उस पैसे लड़ना चाहते थे। तो क्लैशनकोव कल्चर या इस किस्म की दहशत गर्दी पाकिस्तान में आई कहाँ से? क्या ये अफ़गानिस्तान का फॉल आउट था या ये बलूचिस्तान का फॉल आउट था जो 1970s के दौरान वहाँ पर एक महाजराई शुरू हुई और लोग पहाड़ों पे चढ़ गए और प्रो रेटा बेसिस पे, यानी कि अगर उसको देखा जाए तो उतनी ही एक कोर पूरी जो है वो बलूचिस्तान में लगी हुई थी। हमारे SSG के कमांडोज़ वहाँ पर लगे हुए थे। एक दो का मैं इंटरव्यू भी सामने लेकर आऊँगा, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने फ़ैसला किया कि वो तमाम सरदार जो थे उनको वहाँ से निकलना पड़ा, कोई अफ़गानिस्तान में जाके सेटल हो गए, कोई UK में जाके सेटल हो गए, और वहाँ से उन्होंने फिर मुहाजराई शुरू की। और लोकल लोग जो थे उनके साथ जब लड़ाई शुरू हुई तो रशिया ने और अफ़गानिस्तान ने और दीगर ममालिक ने यहाँ पे क्लैशनकोवें भेजनी शुरू की, यहाँ पे असला भेजना शुरू किया और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनको लड़ने पर मजबूर किया। और हमारे बहुत से
फ़ौजी अफसरान जो है वो शहीद हुए उस जद्दोजहद के दौरान। और ये था वो क्लचनकोव कल्चर जो यहाँ पे आया था। और फिर 1977 में जब मार्शल लॉ लगा और एक आम माफ़ी का ऐलान किया गया वहाँ पे, तो तब वहाँ पर अमन कायम हुआ। और फिर 11 साल तक बलूचिस्तान से पुरअमन सूबा पाकिस्तान का और कोई नहीं था। सबसे पुरअमन सूबा बलूचिस्तान था, जहाँ जनरल रहीमुद्दीन ख़ान गवर्नर रहे 8 साल। और उनकी गवर्नरी के दौरान बुगटी साहब से लेकर और जितने बड़े बड़े वहाँ के सरदार थे सब खामोशी से बैठे रहे, क्योंकि एक बच्चा जिसने के कत्ल किया था उसको सरेआम वहाँ फांसी दी गई। और उसके बाद 11 साल वहाँ बिल्कुल पुरअमन माहौल रहा। तो क्लचनकोव की बात करते हैं, अल-जुल्फ़िकार किसने बनाई? आज तो हमारे साफ़ी और बड़े बड़े एंकर और बड़े बड़े तजिया नगार कभी बैठकर अल-जुल्फ़िकार का जिक्र नहीं करते, कभी नहीं कहते कि उनके कैंप्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान में और सीरिया में और लिबिया में बने हुए थे और वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवा रहे थे। जनरल ज़िया-उल-हक शहीद का जहाज़ उन्होंने गिराने की कोशिश की और कामयाब नहीं हुए। फिर उन्होंने यहाँ पर जो है वो दहशत गर्दी के इस हद तक करवाई कि पाकिस्तान के जहाज़ को अगवा करके काबुल में ले गए। और कैप्टन रहीम जो कि उस जहाज़ के ऊपर सवार थे, उनको वहाँ पे शहीद करके टारमेक पे फेंका गया, उनकी बॉडी को। और फिर उसी की आड़ में इन्होंने यहाँ से जितने दहशतगर्द और बदमाश जो इनके पकड़े गए थे उनको जेलों से छुड़वा कर और सीरिया भिजवाया गया। और फिर यहाँ पर जाकर वो जो है जहाज़ जो है वो वापस यहाँ पे लाया गया। उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई दहशतगर्द तंजीम जिसका बुनियाद रखी गई तो वो पीपल्स पार्टी ने रखी थी। अल-जुल्फ़िकार उसका नाम था, किसी से छुपी ढकी बात नहीं है। और कहाँ कहाँ उन्होंने दहशत गर्दी करवाने की कोशिश की ये भी सबको मालूम है। जहाज़ अगवा उन्होंने करवाया, जनरल ज़िया-उल-हक शहीद के त्यारे पर मिसाइल मारा और पकड़े गए वो जिन्होंने वो मिसाइल मारा। तो वो क्लचनकोव कल्चर नहीं था, वो दहशत गर्दी नहीं थी। लेकिन बाद में जो पाकिस्तान 11 साल पुरअमन रहा 1988 तक, उस वक्त भी यहाँ कोई ना फ़िरकावारियत हुई। यहाँ पर आप रिकॉर्ड उठा के देख लें कि आपस में कोई ऐसा नहीं। एक जो हुसैनी साहब शहीद हुए थे वहाँ पे पेशावर के अंदर, तो उसका जनाजा भी जनरल ज़िया-उल-हक शहीद पढ़ने के लिए गए। इसके बावजूद के लोगों ने बहुत उनको वहाँ पर कोई आवाज़ें भी कसी होंगी, कुछ बातें भी की होंगी, लेकिन ये उनकी ज़रूरत थी कि वो जाकर ये बताना चाहते थे कि हुकूमत का इसके अंदर हाथ नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, अहमद रज़ा कसूरी साहब के वालिद साहब जनाब डॉक्टर नज़ीर साहब जमात इस्लामी से जिनका ताल्लुक़ था, अचकज़ई साहब के भाई, और हमारे जनाब हयात ख़ान शेरपाव का जो कत्ल हुआ, जिसको पीपल्स पार्टी अपना हीरो बनाती थी। और इस तरह के 26 जो कत्ल हुए वो FSF ने करवाई, जो कि सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम थी, बनाई गई थी एक सरबराह मुमलिकत के अंडर, जो ख़ुद भी सरबराह मुमलिकत कैसे बना कि इधर हम और उधर तुम, पाकिस्तान को तोड़ कर बना। और फिर उसने ये दहशत गर्दी की बुनियाद यहाँ रखी, लोगों को जोत-कोप कराया, उनको दलाई कैंप में रखा, सहाफ़ियों से लेकर किसी को मुँह नहीं खोलने दिया गया। और जो उन पे अज़ियतें टूटी वो सारी दुनिया को मालूम है। अगर इतने सहाफ़ियों के ऊपर अज़ियतें टूटी और अब भी वो सहाफ़ी कहें जनाब कि नहीं, वो दौर तो बड़ा अच्छा दौर था और यहाँ पर दहशत गर्दी जो है वो बाद में शुरू हुई, तो फिर अल्लाह ही आपका हाफ़िज़ है। इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान के अमन के साथ पाकिस्तान में भी अमन कायम होगा। और जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान हम सब पाकिस्तानियों का दूसरा घर बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।